आज देश का बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। जब देश एक है तो देश में एक ही चुनाव क्यों ना हो, लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव क्यों ना एक साथ करा दिए जाएं। एक चुनावी बूथ में 2 मशीनें हों, मतदाता एक से सांसद चुने और दूसरे से विधायक। एक दिन की वोटिंग से देश का प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तय हो जाएं। सुनने में यह प्रक्रिया बहुत आसान लगती है, लेकिन इसमें कई पेचीदगी और कई जटिलताएं हैं। इससे पहले भी हमने ऐसे कई प्रयास किए हैं, लेकिन बाद में कुछ कारणों से केंद्र और राज्यों के चुनाव पुनः अलग अलग होने लगे। ये क्रम 1967 में बड़े पैमाने पर टूटा, जब विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी और गठबंधन की सरकारें बनी। कुछ राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। यदि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के बाद भी ऐसा होता है तो इसका संवैधानिक हल क्या होगा? तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी जटिलताओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय से पहले राज्य सरकारों को बर्खास्त करना होगा और एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में हमारा संविधान मौन है। इस व्यवस्था को लागू करने में संविधान में हमें कहां-कहां संशोधन करने होंगे, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। और इसमें जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं उसमें है पहला, एक देश एक चुनाव क्या है, विषय चर्चा में क्यों है, भारत में एक साथ चुनाव कराने के क्या फायदे हैं, भारत में एक साथ चुनाव कराने के क्या नुकसान हैं, एक साथ चुनाव के समक्ष हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, संवैधानिक प्रावधान और संविधान में किए जाने वाले कौन कौन से संशोधन होंगे, कहां कहां संविधान में संशोधन करना होगा, भारत में अब तक एक साथ चुनाव कब कब हुए हैं और ये व्यवस्था क्यों बिगड़ी, इस पर भी हम बात करेंगे। वर्तमान में ये व्यवस्था किन किन देशों में लागू है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन ये सिस्टम किन किन देशों में इंप्लीमेंट है, और लास्ट में हम इसकी समीक्षा या इसका मूल्यांकन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक देश एक चुनाव क्या है? एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और भारत के सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका अर्थ है चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में संपन्न कराए जाएंगे। वर्तमान में लोकसभा और विभिन्न राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाते हैं। 2014 से 2019 के बीच भारत में लगभग 30 से ज्यादा राज्य विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, बड़ा जटिल मुद्दा है, क्योंकि एक साल में कई बार एक राज्य में 2 बार चुनाव भी करा दिए जाते हैं जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। विषय चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। यह समिति देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर कानूनी और सभी संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। इस विषय पर चुनाव आयोग, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग और नीति आयोग ने भी विचार कर चुके हैं। भारत में एक साथ चुनाव कराने के क्या फायदे हैं? तो दोस्तों, भारत में एक साथ चुनाव कराने से भारत में प्रति वर्ष, क्योंकि किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं, और जब भी किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले आचार संहिता लगा दी जाती है, जिससे सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती, जिससे विकास के कार्य प्रभावित होते हैं। जब आचार संहिता लग जाती है तो विकास के कार्य प्रभावित होंगे, नई वैकेंसी नहीं आ पाती हैं, नए कार्य सेक्शन नहीं हो पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कार्य नहीं हो पाते हैं, बजट सैंक्शन नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं विकास के कार्य जो है रुक जाते हैं। और हमारे देश में हर साल 2 से 3 राज्यों में चुनाव
होते ही होते हैं, और जब जब चुनाव होंगे तब तब आचार संहिता लगी रहेगी, और जब जब आचार संहिता लगेगी तब तक विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आचार संहिता एक निश्चित समय में लगेगी, और जैसे ही एक साल चुनाव कंप्लीट हुए उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी और सारे कार्य निरंतर रूप से चलते रहेंगे। दूसरा फायदा है पैसे, मतलब जो सरकारी राजस्व है, संसाधन और समय की बचत होगी। 2019 के लोकसभा के चुनाव में लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में मात्र 15,000 करोड़ रुपए खर्च आया था। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, जिसमें एनडीए की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें 65,000 करोड़ का खर्च आया, और कहा जा रहा है यदि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है, तो अनावश्यक धन खर्च ना हो, इसकी बचत के लिए, राजस्व की बचत के लिए, सरकारी राजकोष पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसको कम करने के लिए एक साथ चुनाव कराने की वकालत की जाती है। तीसरा पॉइंट है काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले जो खर्च होते हैं उनकी कोई लिमिटेशन तय नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं, जो विधायक होंगे और सांसद होंगे, इनके लिए सीमाएं तय की गई हैं कि आपको कितना पैसा चुनाव में खर्च करना है। इसलिए राजनीतिक दल अनाप शनाप धन खर्च करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, और बड़ी मात्रा में काले धन का प्रयोग चुनाव में किया जाता है। कहा जाता है कि हम जब जब इलेक्शन मोड में होते हैं तब तब करप्शन मोड में भी होते हैं। इसलिए यदि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था होती है तो हमारे देश में करप्शन भी काफी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला फायदा है जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर अंकुश लगेगा, क्योंकि देश में अलग अलग समय में चुनाव होने से सांप्रदायिक मुद्दे बने रहते हैं। तो आपने देखा होगा जब जब चुनाव होते हैं तब तब सांप्रदायिकता और जो राजनीतिक दल हैं वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति से अपना वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं। मंदिर मस्जिद के मुद्दे आ जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हो जाता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये एक फायदा होगा। इसके अलावा चुनाव की अवधि कम होगी। चुनाव की अवधि कम होगी क्योंकि हम देखते हैं कि साल में, एक वर्ष में कम से कम 3 से 4 राज्यों में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और जब जब चुनाव होते हैं तब तक कई सारी प्रशासनिक रुकावटें आती हैं। शासन प्रशासन को बड़ी मात्रा में लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको तैनात किया जाता है, उनके अपने जो विभाग से संबंधित कार्य होते हैं वो अवरुद्ध होते हैं, वो काम रुक जाते हैं। शासन की रुकावटें ऐसा करने से कम होंगी, जिससे भारत लोकतांत्रिक विकास की ओर अग्रसर होगा। सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा बलों की बार बार चुनावी ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी, और उनसे उनके कार्य प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जिस कार्य के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है वो कार्य वो पूरी कार्यकुशलता, पूरी इफिशियंसी के साथ कर पाएंगे। सरकारी नियुक्तियां और भर्तियां प्रभावित नहीं होंगी, लगातार नियुक्तियां निकलेंगी, भर्तियां निकलेंगी। आचार संहिता जब लागू नहीं होगी तो कंटिन्यू भर्ती निकलेंगी, लोगों को, हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। चुनाव आयोग की जटिलता और संबंधित अनेक समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि जब साल में 2 से 3 राज्यों में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग लगातार लगा रहता है चुनाव कराने के लिए। चुनाव पद्धति में सुधार करने के लिए उसको समय मिलेगा, और वो जब चुनाव कराएगा तो बेहतर तरीके से और पूरी इफिशियंसी के साथ चुनाव करा पाएगा, और उसके सामने विभिन्न राज्यों में चुनाव के लिए जो चुनाव के समक्ष जो जटिलताएं उत्पन्न होती हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगी।
दोस्तों, लॉ कमीशन का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से हमारे देश में मतदान प्रतिशत भी बढ़ता है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको। यदि देश में लोकसभा और विधानसभा, सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो ये फायदे हमें मिलेंगे। इसके अलावा आप देख रहे होंगे जैसे ही इस पर चर्चाएं शुरू हुई हैं सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कई लेख लिखे जा रहे हैं और उस लेख में ये बात भी सामने आई, जो विपक्ष है वो इसके समय को लेकर के आपत्ति दर्ज कर रहा है। जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक साथ एक चुनाव को लेकर के सहमत नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो उनका क्या तर्क है, आज हम इस लेक्चर में इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो भारत में एक साथ चुनाव कराने के नुकसान क्या हैं, चलिए तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया और घटाया जाएगा, इससे क्षेत्रीय दलों में असंतोष की भावना है। क्योंकि यदि अभी मान लो किसी राज्य में चुनाव हुए हैं और 2 साल ही हुआ है और एक साथ चुनाव अगर केंद्र और राज्य में कराए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 साल बाद ही उस राज्य की विधानसभा को भंग करना होगा। या मान लीजिए लोकसभा के चुनाव की डेट 6 महीने बाद है और किसी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल इसी मंथ खत्म हो रहा है, इसी माह समाप्त हो रहा है, तो उस विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाना होगा। और इसको लेकर के जो क्षेत्रीय दल हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, या तो उनको विश्वास में लिया जाए। इस बात को लेकर के क्षेत्रीय दलों में असंतोष है, तो ये एक कमी है। दूसरी कमी, लोकसभा में सरकार गिरने से राज्यों में भी मध्यावधि चुनाव का संकट खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर केंद्र में लोकसभा सरकार गिरेगी, मान लीजिए 2 साल में सरकार गिर जाती है, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में केंद्र में सरकार गिरने पर राज्यों में भी मध्यावधि चुनाव कराने होंगे, जिसमें पुनः फिर अधिक खर्च आएगा। तो ये भी एक बहस का विषय है, इसका भी हमें समाधान निकालना होगा। तीसरी जो समस्या आ रही है वो है क्षेत्रीय मुद्दों के नजरअंदाज होने की, क्योंकि जब भी देश में एक साथ चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होते हैं, हावी होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको इस बात का डर है कि क्योंकि जो विधानसभा चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वो रोजगार पर लड़े जाते हैं, स्वास्थ्य पर लड़े जाते हैं। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन पर वो चुनाव लड़े जाते हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, जिससे जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको लाभ मिलेगा। तो ये भी क्षेत्रीय दलों का अपना मानना है। राष्ट्रीय और बड़े राजनीतिक दलों को फायदा होगा। बार बार चुनाव ना होने से जनप्रतिनिधि कम जवाबदेह होंगे। तो ये भी एक विषय है दोस्तों। जब देश में बार बार चुनाव होते हैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं, क्योंकि उनको बार बार चुनाव के लिए जनता के समक्ष जाना होता है और जनता उनसे सवाल करती है कि हमने आपको मौका दिया था, हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया था, चुन करके भेजा था, आपने हमारे हक में, हमारे अधिकार के लिए क्या कार्य किया, आपने हमें कितना रोजगार दिया, आज आपने हमारे लिए कितनी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया, आज आपने सड़कें पुलों का निर्माण कैसे किया। तो ये सवाल जनता करती है जनप्रतिनिधियों से। तो जनता के प्रति हमारे प्रतिनिधि रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, जवाबदेह बनते हैं, उन्हें जवाब देना होता है। अतिरिक्त संसाधन जैसे ईवीएम मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की समस्या भी स्थापित होगी, क्योंकि दोस्तों जब एक साथ चुनाव की जरूरत होगी तो केंद्र और राज्य सभी जगह एक साथ चुनाव होंगे, राज्यों के भी चुनाव एक साथ होंगे, तो बड़ी मात्रा में हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जरूरत होगी, बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमें लगाना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए और एक साथ चुनाव कराने के लिए
केंद्र और राज्यों के बीच भी एक उचित तालमेल, उचित समन्वय की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? क्षेत्रीय पार्टियां एक देश एक चुनाव पद्धति से सहमत नहीं है। दूसरी चुनौती है, क्षेत्रीय दलों का डर यह है कि वे स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठा नहीं पाएंगे। चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में वे राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। एक देश एक चुनाव का विचार संघीय ढांचे के विपरीत है, क्योंकि इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। दोस्तों, ये संघीय ढांचा क्या है? तो हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब यूनियन ऑफ द स्टेट की बात की गई है। इसी को हम सहकारी संघवाद बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी संघवाद का मतलब होता है, या संघीय ढांचे का मतलब है, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित होता है और वो एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। मतलब केंद्र बड़े भाई की भूमिका में हो, राज्य छोटे भाई की भूमिका में हो। छोटे भाई को जरूरत हो तो बड़ा भाई उसकी मदद करे, उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उसकी समस्याओं का समाधान करे। मतलब दोनों के बीच में बेहतर तालमेल हो, बेहतर रिलेशन हो और केंद्र और राज्य दोनों मित्रतापूर्ण कार्य करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य में कोई श्रेष्ठ नहीं है, ना केंद्र श्रेष्ठ है ना राज्य श्रेष्ठ है। हालांकि भारतीय व्यवस्था में केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि केंद्र नीतियां बना करके, अगर मेजॉरिटी में है, अगर बहुमत में है उनकी सरकार, तो संशोधन करके राज्यों के ऊपर किसी चीज को थोप दे। तो केंद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और दोस्तों, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा संविधान में इसके लिए कहां-कहां संशोधन करने होंगे, जो एक जटिल विषय है। तो एक देश एक चुनाव का विचार संघीय ढांचे के विपरीत है, क्योंकि इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। चलिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। संघीय ढांचा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य मित्रतापूर्ण एक दूसरे को विश्वास में लेकर के कार्य करें। यह भी हमारे समक्ष बड़ा चुनौती का विषय है। भारत की विशाल आबादी के लिए व्यापक आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी और एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर अभी हमारा संविधान मौन है। तो चलिए देखते हैं, संविधान मौन है लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है, और इस संदर्भ में हमारा संविधान क्या कहता है, कहां-कहां संशोधन होंगे, इन चीजों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान और संशोधन। दोस्तों, अनुच्छेद 85 ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और अनुच्छेद 174 ख के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। तो आपको यह आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 85 ख में कहा गया है, राष्ट्रपति लोकसभा को और अनुच्छेद 174 ख के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कहने पर, मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर, और 174 ख के अनुसार राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद के कहने पर ऐसा कर सकते हैं। मतलब लोकसभा और विधानसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाने की बात जो है, अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आपातकाल 3 शब्दों के आधार पर लगाया जाता है, जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है। युद्ध, हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए,
बाह्य आक्रमण, किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो। और तीसरा शब्द है सशस्त्र विद्रोह, जब देश की जनता हथियारों के साथ सड़कों पर उतर जाए, अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाए। ये 3 शब्द हैं जिसके आधार पर हमारे देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। और ऐसा जब किया जाता है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हमें इस आर्टिकल में भी संशोधन करना है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से राजनीतिक उलटफेर होता है, जिससे पुनः चुनाव कराने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मान लीजिए देश में एक साथ केंद्र और राज्यों की विधानसभा के चुनाव की व्यवस्था हो जाती है, एक साथ चुनाव करा दिए जाते हैं। तो कई बार यह देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को आदेश देकर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। राष्ट्रपति शासन लगने से राज्य सरकारें कार्य करना बंद हो जाती हैं और कई बार राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं। यदि मान लीजिए चुनाव को हुए अभी 2 साल ही हुए और राज्य सरकारें बर्खास्त हो गई, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा? राज्य में शासन कौन करेगा? क्या राज्य में फिर से चुनाव कराए जाएंगे या राज्यों को 3 साल के लिए इंतजार करना होगा जब तक लोकसभा के कार्यकाल की अवधि पूरी ना हो जाए? तो दोस्तों ये भी एक जटिल विषय है, तो इसके लिए हमें अनुच्छेद 356 में भी संशोधन करना होगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने पर संविधान के कुछ और अनुच्छेद हैं, जैसे अभी हमने बात की अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और आर्टिकल 356 में भी संशोधन करना होगा और इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और अभी वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है, उनके पास लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा करने के लिए क्योंकि यह संघीय ढांचे से संबंधित विषय है, राज्यों के हितों को प्रभावित करने से संबंधित विषय है, इसलिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी जरूरत होगी, जो एक बड़े जटिल चर्चा का विषय है। आगे देखते हैं। एक साथ चुनाव कराने किसी राज्य की विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाना होगा, तो किसी राज्य की विधानसभा के समय से पहले भंग करना होगा, जिसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 83 में कहा गया है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, तो इसके लिए भी इसको संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 83(2) में कहा गया है कार्यकाल को एक बार में सरकार 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, उस समय 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। अनुच्छेद 172 में कहा गया है, इसमें विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, तो इसमें भी संशोधन होगा। आर्टिकल 174 में कहा गया है राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है, इसमें भी संशोधन करना होगा। और अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, तो भारत में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 356 में भी संशोधन करना होगा। तो दोस्तों ये संविधान के 5 आर्टिकल हैं जहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए संशोधन करने की जरूरत होगी। भारत में कब तक एक साथ चुनाव हुए हैं? तो दोस्तों ये भी चर्चा का विषय है। क्या ये पहला हम प्रयोग कर रहे हैं या ऐसा हम पहले कर चुके हैं? तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ और हमने 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव कराए, तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी राज्यों में हमने विधानसभा के चुनाव भी करवाए थे। तो भारत में एक साथ चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952 में, उसके बाद 1957 में, उसके बाद 1962 में और उसके बाद 1967 में। तो 1952, 1957, 1962 और 1967 में
ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव हमने एक साथ सफलतापूर्वक करवाए थे। ये व्यवस्था तब गड़बड़ा गई जब 1968 के बाद कुछ विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई, क्योंकि 1967 में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आ गईं, कुछ राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई अन्य दलों के साथ मिलकर के, और कुछ राज्यों में 1967 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उन राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसा करने से विधानसभा की अवधि जो थी वो कम हो गई और लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। और उसके बाद से ये एक साथ जो हम चुनाव करा रहे थे, तो लगातार हमने 5-5 साल के अंतराल में 4 बार चुनाव कराए। 1967 तक ये व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई। 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे, ये भी एक कारण था। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में यह व्यवस्था किन किन देशों में लागू है। तो दोस्तों, वर्तमान में यह व्यवस्था अभी केवल 3 देशों में लागू है। 3 देश कौन कौन से हैं तो ये दिया हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट है दक्षिण अफ्रीका में, स्वीडन में, इसके अलावा बेल्जियम में। स्वीडन और बेल्जियम ये यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं, 2 देश हैं, और दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिण में स्थित एक देश है जो एक विकासशील देश है। यदि यह बिल संसद में पारित हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का 4था देश बन जाएगा, और यह हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का भी हमें समाधान करना होगा। तो दोस्तों, इसका हम मूल्यांकन करते हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या होना चाहिए। तो सत्तारूढ़ दल को सर्वदलीय बैठक बुलाकर, सभी दलों की बैठक बुलाकर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को विश्वास में लेकर जनता से सुझाव मांगे जाने चाहिए। तो सभी दलों को बुलाया जाए, क्षेत्रीय दलों को भी विश्वास में लिया जाए, जिन्हें जिस बात की शंका है, डर है, उनका डर दूर किया जाए और इस संदर्भ में जनता से भी सुझाव मांगे जाए। इसके अलावा दोस्तों, इस विषय पर गहन विचार विमर्श हो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच चुनाव खर्च सीमा तय हो, संसाधन और पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाई जाएं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच चुनाव खर्च सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को डर है कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, संसाधन कम है, पैसा कम है, जबकि राष्ट्रीय दलों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिससे चुनाव प्रभावित होंगे। तो क्षेत्रीय दलों के इस डर को भी समाप्त किया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने में हमारा संघीय ढांचा प्रभावित ना हो। संघीय ढांचा मतलब हमारा जो फेडरल सिस्टम है, केंद्र और राज्य जो मिलकर के कार्य करते हैं, संघीय ढांचे की खूबसूरती को बनाए रखने का प्रयास जो हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, वो स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। केवल चुनावी खर्च बनाने, केवल चुनावी खर्च को बचाने हम हमारे बुनियादी मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। इस पर एक ठोस बहस हो ताकि भारत में एक साथ एक चुनाव भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को बचाया जा सके। तो दोस्तों, केवल खर्च बचाना ही उद्देश्य ना हो, बल्कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, सभी दलों का आपसी विश्वास हो, हमारा संघीय ढांचा प्रभावित ना हो, और ऐसा करके हम भारत में एक साथ चुनाव, भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराकर भारतीय लोकतंत्र को बचा सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। देश का अनावश्यक पैसा जो चुनाव में खर्च होता है, हर साल 3-3, 4-4 राज्यों में चुनाव होते हैं, उस खर्च को हम बचा सकते हैं, और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका भी समय बचेगा और वो भी
अपने कार्यों में, जिस कार्य के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उसमें वो लगे रहेंगे और देश तरक्की करेगा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है जिसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये व्यवस्था भी साकार हो पाएगी और हमारा शाकाहारी संघवाद या संघीय ढांचा बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद।